गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम पंचायत। आप सभी का एग्ज़ाम पंचायत में हार्दिक स्वागत है। हम लोग फ़िलहाल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसके तहत हम लोगों ने पढ़ा कि यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ, कैसे पुर्तगाल आया, डच आया, फ्रांस आया, ब्रिटिश आया। ये सब हम लोग देख रहे थे और इसी कड़ी में उनके आने का क्रम, जाने का क्रम, ये सभी इन सभी चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया। अब इस श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक पुर्तगाल। हम लोग इसमें देखेंगे कि पुर्तगाल कैसे आए, कहाँ पर आए, कौन कौन गवर्नर बने, वायसराय कौन थे। इन सब तथ्यों को हम लोग इस श्रृंखला में देखेंगे और आज के यही सब टॉपिक रहेगा। और यदि आपको यह चैनल अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लगे तब शेयर करें। और हाँ, यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन इससे पहले मैंने पढ़ाया है, यदि किसी प्रकार का संशय, समस्या, दुविधा हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम पंचायत, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी समस्या को हमारे समक्ष रख सकते हैं। एकदम कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी समस्या हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया इस समय कोई भी समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है एग्ज़ाम पंचायत। और आप फेसबुक पे भी हमसे मिल सकते हैं, लिंक है, लिंक क्या बोलूँ, नाम उसका है, यही नाम एग्ज़ाम पंचायत करके एक फेसबुक पेज होगा। आप वहाँ पर जाकर पेज को लाइक शेयर कर सकते हैं और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाल फर्स्ट टॉपिक है, पुर्तगाल। तो हम इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि यूरोपीय कैसे आए हैं। उस्मानिया सल्तनत का एशिया माइनर पर अधिकार हो जाता है, कंस्तांतिनिया पर अधिकार हो जाता है। उस एक अधिकार को ख़त्म करने के लिए, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार एक अधिकार को ख़त्म करने के लिए यूरोपीय कंपनी आते हैं, जिसमें हमने देखा पुर्तगाल आया, फ्रांस आया, डच आया, अंग्रेज आया, ये सब चीज़, डेनिश आया, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा। और उस कड़ी में हम लोगों ने आने जाने का क्रम भी पढ़ा और कुछ पॉइंट्स छूट गए थे कि कौन से देश ने कहाँ की खोज की, किसकी खोज की और किसने किया। तो उसमें कुछ छूट गए थे पॉइंट, तो ये मैंने बगल में लिख दिया है। बस यह समझ रट्टा मारने की चीज़ है, आप लोग रट जाइए, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, आप इसको रट्टा मार दीजिए। तो देखते हैं कि भारतीय खोज 1498 में वास्को डिगामा ने किया, वो तो पता होगा। और स्पॉन्सर किसने किया, तो पुर्तगाल ने स्पॉन्सर किया था। अमेरिका का खोज 1492 में कोलंबस ने किया था, वो था पुर्तगाली नागरिक था, लेकिन स्पॉन्सर स्पेन ने किया। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया, 1787 में बार्थोलोमेव डियाज ने किया था, वो पुर्तगाल का था और स्पॉन्सर भी पुर्तगाल ने किया था। ऑस्ट्रेलिया का खोज 1770 में कैप्टन कुक ने किया, जो कि ब्रिटिश था और इंग्लैंड ने स्पॉन्सर किया। न्यूजीलैंड का खोज तस्मान ने किया 1642 ईस्वी में और स्पॉन्सर हॉलैंड ने किया। ब्राज़ील का खोज पेड्रो अल्वेज कैब्राल ने किया और स्ट्रेट ऑफ मैगलेन है, ये हो गया अमेरिका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका, जो ये पॉइंट है ये हो गया स्ट्रेट ऑफ मैगलेन है। जहाँ पर जाने के बाद उन्हें एकदम शांत सा सागर दिखा, कहीं कुछ नहीं, इसलिए नाम रख दिया प्रशांत सागर। और मैगलेनी खोज जो पुर्तगाल नागरिक था, स्पॉन्सरशिप स्पेन ने किया। तो हम लोगों ने इस कड़ी में जाना कि किन देशों को किन के द्वारा किया था, कब किया गया था। अब स्टार्ट करते हैं आज का मुख्य टॉपिक, जिसका नाम है पुर्तगाल। इसमें हम लोग देखेंगे पुर्तगाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अधिक डेप्थ तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज कल के एग्जाम में क्योंकि क्वेश्चन तो इसी में से आ रहे हैं। यदि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेंगे तो इसके अंदर में जाना चाहेंगे, तो चाहूँगा कि सारे पॉइंट को इस टॉपिक के माध्यम से कवर करें।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाल, आपको पता होगा कि 1487 में बार्थोलोमे डियाज ने केप ऑफ गुड होप का खोज कर लिया था, और यहाँ तक का तो अफ्रीका के, या इस केप ऑफ गुड होप इसे आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं या उत्तरमाशा अंतरिक्ष भी कहते हैं, और कहीं कहीं आपको तूफानी अंतरिक्ष भी देखने को मिल जाएगा। तो बार्थोलोमे डियाज ने केप ऑफ गुड होप तक की खोज कर ली थी, तो अब आई बारी की आगे खोजने की। तो इसका दूसरा प्रयास, सेकेंड प्रयास वास्को डी गामा ने किया, और इस प्रयास में वो सफल भी रहा, और वह 1498 में भारत पहुंच गया। तो देखेंगे हम लोग कि इसके आगे क्या होगी, क्या इसके बाद पुर्तगालियों का अनुवाद क्या होती है, भारत के राजनीतिक परिदृश्य कैसा बनता है, कौन कौन से गवर्नर आते हैं, उनकी कौन कौन सी नीति आती है, जैसे शांत जल की नीति, उसके बाद आएगी विभिन्न नीतियाँ आएंगी, हम लोग इसके माध्यम से जानने पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पुर्तगाल स्टार्ट करते हैं। तो पुर्तगाल आने का भारत आने का प्रथम श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। प्रथम से वास्को डी गामा को जाता है, जो 17 मई कहीं कहीं पे आपको 20 मई भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 17 में दिया है कि 20 में दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। तो वह वास्को डी गामा चला, भारत पहुंचा, भारत के कालीकट में पहुंचा, कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा, जहां पे एक हिंदू शासक जमोरियन ने भव्य स्वागत किया। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, भव्य स्वागत किया। ये क्वेश्चन बनता है कि जब 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो उनका स्वागत किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा जमोरियन ने किया। दूसरी बात, जब केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता तो बार्थोलोमेओ डियाज द्वारा खोज लिया गया था, लेकिन आगे का रास्ता खोजने में एक पथ प्रदर्शक जिसका नाम था अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डी गामा भारत के कालीकट के कपकड़ाबू नामक स्थान पर पहुंचते हैं। ये इतना डीपली, ये कुछ डीपली हो गया, जनरली नहीं पूछा जाता, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेंगे तो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वास्को डी गामा आया होगा तो ऐसे थोड़ी पैदल आ गया होगा, कोई न किसी न किसी वाहन से आया होगा, जहाज और जैसे हम लोग जैसे मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, चलते हैं, तो जैसे उसका नाम है स्प्लेंडर, पैशन, इस तरह का नाम डिस्कवर, ऐसे करके नाम गाड़ी के नाम होते हैं। तो वैसे भी तो जहाज का कोई ना कोई तो नाम होगा, इस जहाज का कोई ना कोई तो नाम होगा। तो इस जहाज का नाम था साओ गैब्रियल कहीं यल रहेगा, कहीं अल रहेगा, ये देखिएगा, साओ गैब्रियल था। और साओ गैब्रियल नामक जहाज के द्वारा वास्को डी गामा भारत पहुंचता है, और यहाँ से जो व्यापार करता है, जब वो लौटता है तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इसका 60 गुना फायदा होता है। तो भाई 60 गुना फायदा एक आश्चर्य की बात थी।
तो यह देखकर फिर से पुर्तगाल ने सोचा कि चलो फिर से कुछ लोगों को भेजना चाहिए। तो फिर आप देखिएगा कि 1500 में कुछ पुर्तगाली यात्री भारत आते हैं और यहाँ आकर व्यापार के साथ साथ एकाधिकार करने की कोशिश में लगेंगे, जैसा कि हम आगे पढ़ाएंगे। तो हम देख रहे थे वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा कालीकट पहुँच चुका है और यहाँ से मसाला वसाला लेकर और ये जो भारतीय वस्तु थी उसको लेकर वो रिटर्न होता है और जहाँ उसको 60 गुना फायदा होता है। और दूसरी बार फिर से वास्को डी गामा भारत आता है सेकेंड टाइम 1502 में भारत आता है। 1502 में भारत आता है और तीसरी बार और थर्ड ये हो गया 1502 ईस्वी में आता है और थर्ड टाइम ये हो गया सेकेंड और तीसरी बार आता है, थर्ड टाइम आता है 1524 में, जो पुर्तगाली वायसराय बन के आता है। अब पुर्तगाली तीसरी बार जो आएगा वास्को डी गामा वो पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है और आता तो है लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई और किस कारण हुई। तो मैं ये कारण भी बताऊंगा कि किस कारण उनकी मृत्यु हुई। तो इनकी मृत्यु हो जाती है 24 दिसंबर 1524 को हो जाती है। किस कारण होती है? मलेरिया के कारण। इनकी मृत्यु मलेरिया के कारण होती है। और कहीं कहीं पूछ दिया जाता है कौन से स्थान पर इनकी मृत्यु होती है, तो इनकी मृत्यु कोचीन में होती है, कोचीन में। और ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किसी एग्जाम में मैंने देखा था कि पूछा गया था कि वास्को डी गामा का मकबरा या मजार क्या बोलते हैं क्रिश्चियन में, हाँ, तो कहाँ पे है? तो इसका आंसर कोचीन हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि वास्को डी गामा पहुँचता है, पहली बार पहुँचता है 1498 में, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 में पहुँचता है और जहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। ये आपके, और जहाज़ का नाम साओ गैब्रियल था। ये एक लगभग वास्को डी गामा के बारे में इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। और हाँ, इससे कुछ क्वेश्चन पूछ भी सकता है समकालीन मतलब इसके समकालीन शासक कौन थे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके समकालीन शासक कौन थे। तो इसमें समकालीन शासक में 2 स्थान का जिक्र आता है। पहला, स्पेन में कौन थे और भारत के परिदृश्य में उस टाइम कौन थे। तो स्पेन के राजा थे मैनुअल प्रथम और उनका बेटा राजकुमार था हैनरिक, जिसको हेनरी द नेविगेटर भी बोला जाता था। हेनरी द नेविगेटर, क्योंकि खोज मतलब समुद्री यात्रा खोज में इनके काफ़ी इंटरेस्ट होने के कारण इन्हें नेविगेटर का उपमा दिया गया। तो ये हो गई कुछ क्वेश्चन। और हाँ, भारत के परिदृश्य में हम देखेंगे तो वहाँ पर 3 देखने को मिलेगा। मैं इधर लिख देता हूँ। 3 देखने को मिल जाएगा। एक दिल्ली में कौन था? एक गुजरात, जो अक्सर आप पुर्तगाल जब पढ़ेंगे तो गुजरात का जिक्र आएगा। और तीसरा था विजयनगर।
ये 3 है। तो दिल्ली के शासक उस समय थे, क्योंकि 1498 में ये आते हैं, वास्को डी गामा आते हैं। तो हम जानते हैं कि 1489 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोदी शासक था। सिकंदर लोदी शासक था, तो इसके समकालीन हो जाएंगे सिकंदर लोदी। तो इनके समकालीन हो जाएंगे सिकंदर लोदी। वही गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा महमूद बेंगड़ा का नाम, महमूद बेंगड़ा का नाम। और विजयनगर में नरसिंह राव द्वितीय, ये आपको मिल जाएंगे। तो अधिक चांस बनता है कि यदि नया क्वेश्चन बनेगा तो इधर से, क्योंकि इधर से तो क्वेश्चन बन चुके हैं, बार बार पूछा जाता है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। यदि स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेंगे तो आपके इस पोर्शन से क्वेश्चन बनेंगे कि उनके समकालीन को। और अक्सर स्टूडेंट इसमें फंसते हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि अक्सर स्टूडेंट इसमें फंसते हैं। और दूसरी बात, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेंगे तो आपके यहाँ से स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेंगे। यदि वास्को डी गामा से क्वेश्चन बनेंगे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो ये हो गए। अब चलते हैं हम आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया, और तब तक आप लोग उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा आप देखिएगा कि हमेशा आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। और आगे देखते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि अब दूसरा टाइम ड्यूरेशन है, ये आपके हो गए 1498 से लेके 1500 के बीच के हो गए, कि इस बीच में क्या क्या हुआ क्या नहीं, ये हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे 1500 से लेकर 1500 के 5 के बीच की घटना को हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं इस बीच में क्या हुआ, क्योंकि हम लोग ईस्वी वाइज पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होती है, इसलिए ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ। आप कहीं जनरली आप देखिएगा कि वो पॉइंट लिखते चले जाएंगे और आपको याद करना पड़ जाएगा। तो एक हम जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, ऐसे मैं पढ़ाऊँगा, सारे टॉपिक्स ऐसे ही पढ़ाऊँगा। तो 1498 से लेके 1500 का तो हो गया। अब 1500 से लेके 1505 के बीच का देखते हैं क्या है। तो आपको पता होगा कि जब यहाँ से वास्को डी गामा मसाला और भारतीय वस्तु लेकर जाता है, अपने देश स्वदेश लौटता है तो पुर्तगाल, तो वहाँ सारे सामान बेचने के बाद 60 गुना फायदा होता है। तो इससे पुर्तगालियों को लगता है कि भारत व्यापार का केंद्र बन सकता है। तो इसी क्रम में 1500 में 1500 ईस्वी में एक और व्यापारी दल आता है। किसके नेतृत्व में आएगा? पेड्रो अल्वारेज केब्राल के नेतृत्व में ये आएगा। तो ये लोग आते हैं और ये आएंगे तो सही, लेकिन इनके साथ अपने दल बल के साथ आएंगे। दल बल कहने का मतलब कि वो सेना और कुछ सैनिक के साथ आएंगे। आप देखिएगा कि जब वो आते हैं भारत तो अरबों के साथ उनका संघर्ष भी होता है, जिनमें वो विजयी रहते हैं और आते हैं। तो इनके जब पेड्रो अल्वारेज केब्राल 1500 में आते हैं तो उनके साथ 13 जहाजी दस्ता प्लस 1200 सैनिक होते हैं। और इसी के मदद से
ये अरबों को हराते भी, संघर्ष होता है और अरबों को पराजित भी करते हैं, अरबों को पराजित भी करते हैं, पराजित भी करते हैं। ये हो गई एक पॉइंट आपके लिए। दूसरा पॉइंट यह है कि 1503 में, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि 1503 में कोचीन में फैक्ट्री का स्थापना पुर्तगाली द्वारा किया। फर्स्ट फैक्ट्री का स्थापना पुर्तगाली द्वारा किया जाता है। तो कुछ ये तो हम लोग जानते हैं कि 1503 में सारे बच्चे रट गए हैं कि 1503 में कोचीन में फर्स्ट फैक्ट्री का स्थापना, और 1505 में कन्नूर में फैक्ट्री का स्थापना सेकेंड होता है, सेकेंड फैक्ट्री का स्थापना होता है, फैक्ट्री चाहे कारखाना की स्थापना होता है। तो कहने का मतलब कि मैंने क्यों लिखाया ये, तो भाई याद तो सब किए, जब इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा, देखिए हम आपको लिंक करते जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा और कैसा क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है, ये हम आपको लिंक करते जा रहे हैं। तो 1503 में तो कोचीन में फैक्ट्री खुला, तो भाई खोला हो तो किसी के नेतृत्व में खुला होगा। तो एक पुर्तगाली अधिकारी थे जिनका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये भाई साहब ने, और इनकी सहायता से कोचीन में फैक्ट्री का स्थापना होता है। और इसी भाई साहब को हम आगे पढ़ेंगे कि इनका शासनकाल, जब गवर्नर बन के आएंगे 1509 से लेके 1515 तक, तो इन्हें पुर्तगाली का मतलब भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक का दर्जा दिया जाएगा। और वास्तविक संस्थापक मतलब उस ऐसे कोई होगा कि जिसको कोई वास्तविक कुछ न कुछ तो कार्य किए होंगे, तभी तो उनको वास्तविक संस्थापक का दर्जा दिया होगा। इसलिए चलिए वो तो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही पढ़ने देते हैं कि कोचीन में जो फैक्ट्री की स्थापना होता है वो अल्फांसो द अल्बुकर्क की सहायता से फैक्ट्री का स्थापना होता है, सहायता से फैक्ट्री का स्थापना होता है। तो यह 2 पॉइंट हो गए, ये आपके इस बीच में 1500 से लेके 1505 के बीच में ये 2 पॉइंट मुख्य हो गए। ये 2 पॉइंट मुख्य हो गए, जो जनरली एक पॉइंट यह हो गए, सॉरी एक पॉइंट यह हो गया और ये एक पॉइंट यह हो गया। जनरली इसी 2 से क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा टॉपिक देखते हैं क्या है। तीसरा टॉपिक है कि जब पुर्तगाल आने लगे तो अब वो कुछ शासन की नीति के बारे में सोचा कि भारत पे शासन किया जाए और उस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तो उस उद्देश्य से ये भारत में पुर्तगालियों द्वारा गवर्नर नियुक्त करना स्टार्ट हो गया। तो प्रथम है अल्मीडा साहब। इस क्रम में सबसे पहले अल्मीडा साहब को देखते हैं। पहले हैं अल्मीडा साहब, जिनका शासन काल रहेगा 1505 से लेके 9 ईस्वी तक रहेगा। इनके मुख्य बातों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अल्मीडा साहब फर्स्ट गवर्नर थे, पुर्तगाली गवर्नर थे, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय, ये फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर वायसराय होंगे। सेकेंड, इन्होंने एक नीति चला शांत जल की नीति, शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। तीसरा, इनका एक टकराव हुआ था, मतलब मिस्र, तुर्की और गुजरात के संयुक्त सेना के साथ इनका एक टकराव भी हुआ था, जिसमें
ये विजयी रहते हैं, तो वो कब होता है, तो वो 1509 में गुजरात प्लस मिस्र प्लस तुर्की संयुक्त बेरा को पराजित किया। ये हो गए 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं, इसी क्वेश्चन आएंगे तो इसी 3 पॉइंट के अंदर आएगी। अब आता है बारी मेन हीरो का, जो पुर्तगाली हीरो, मेन हीरो वही थे, अल्फांसो द अल्बुकर्क। मेन हीरो पुर्तगाल के ये रहेंगे, जिनका कार्यकाल था 1509 से 1515 ईस्वी तक। तो चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में एक फैक्ट्री की स्थापना, फर्स्ट फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। फर्स्ट फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। ये इनका सबसे प्रथम उपलब्धि थी, ये इनकी सबसे प्रथम उपलब्धि थी। अब देखते हैं कि अल्फांसो द अल्बुकर्क को पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक का मतलब कि इन्होंने जो कार्य पुर्तगाल के लिए भारत में किया, अन्य किसी गवर्नर ने भारत में इतना कार्य नहीं किया। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया है जिनका इनको वास्तविक संस्थापक का दर्जा दिया। तो सबसे पहला इनका जो उपलब्धि था कि मतलब भारतीय व्यक्ति को पुर्तगाली सेना में भर्ती करने का जो प्रथम कार्य अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया। क्या हुआ? भारतीयों को सेना में भर्ती का प्रयास किया। दूसरा सती प्रथा का, जो भारत में कुरीति बहुत दिनों से चली आ रही थी, सती प्रथा पे उन्होंने रोक लगा दिया। सती प्रथा का मतलब हम लोग जानते हैं कि पहले के ज़माना में जब युद्ध होती थी तो लोग आपस में लड़ते थे, और यदि किसी स्त्री की पति मर जाते थे तो उनको ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। उनके चिता पर रख के उसको जला दिया जाता। वो काफ़ी कितना दर्दनाक होगा वो पल, सोचकर मन विचलित होने लगता है। तो सती प्रथा पर रोक का प्रयास प्रथम ये अल्फांसो द अल्बुकर्क ने लगाया। आपको पता, और अल्फांसो द अल्बुकर्क को, सॉरी यहीं पे लिख देता हूँ, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, और लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से, आई थिंक 1829, शायद 1829 ईस्वी में, 1829 में सती प्रथा बंद करवाई, और उसके बाद से भारत में हमेशा के लिए सती प्रथा बंद हो गया। तो हम कहते हैं कि राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी हम अल्फांसो द अल्बुकर्क को कहते हैं। और एक क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किस पुर्तगाली गवर्नर को कहा जाता है, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क होंगे। ये हो गई
तीसरा, इसमें तीसरा पॉइंट कि पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से शादी के लिए प्रोत्साहित किया गया, प्रेरित किया गया। बहुत तेज थे ये अल्बुकर्क साहब। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि भारत में दामादों का विशेष ध्यान रखा जाता है, काफ़ी इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा दी जाती है, चाहे वो कैसा भी हो, नल्ला ही क्यों ना हो, लेकिन इज्जत प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं होती है। तो बहुत तेज थे ये अल्फांसो द अल्बुकर्क। उन्होंने भारतीय स्त्री से विवाह के लिए प्रेरित किया। यह हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट यह है कि 1510 में, याद मैं क्या बोल रहा हूं, 1510 में गोवा पे अधिकार करते हैं। गोवा पे किसको हराकर? यूसुफ आदिल शाह को हराकर, जिसको हम लोग यूसुफ आदिल शाह सुल्तान ऐसे करके नाम है, तो उनको हराकर गोवा पे अधिकार कर लेते हैं। और साथ ही ये चौथा पॉइंट होगी। पांचवा पॉइंट, 1511 में मलक्का पे अधिकार, और 1515 में हरभुज पे अधिकार कर लेते हैं, या कहीं आपको हरमुज भी दिखने को मिल जाएंगे। तो ये 5 पॉइंट इनके बारे में हो गई जो जनरली पूछा जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर लें। 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निनो दी कुन्हा, जिनका कार्यकाल रहेगा 1529 से लेके 1538 के बीच में इनका कार्यकाल रहेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं निनो द कुन्हा। तीसरा हो जाएंगे निन्हो द कुन्हा। इनसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता है। इससे सबसे जो मेन क्वेश्चन बनता है कि गोवा को राजधानी इन्होंने कब बनाया? तो वो 1530 ईस्वी में इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया। और दूसरा, गोवा को 1534 में द्वीप पर अधिकार, और 1559 में दमन पे अधिकार करते हैं। तो आप इसे चेक कर लीजिएगा कब किए हैं, मुझे थोड़ा सा डेट मिस हो रहा है। दमन पे अधिकार कर लेते हैं। तो ये हो गए 3 गवर्नर जो हम लोगों ने पढ़ा। पहले अल्मीडा साहब हुए, फिर अल्बुकर्क साहब हुए, और तीसरा हो गए निनो द कुन्हा साहब हो गए। और अल्फांसो द अल्मीडा जो फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर बन के आए, जिन्होंने शांत जल की नीति अपनाई, 1509 में गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त बेड़ा को हराकर वो पुर्तगाली शासन को सुदृढ़ किया। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक यदि कहा जाए तो अल्फांसो द अल्मीडा साहब थे, अल्फांसो द अल्बुकर्क साहब थे, जो जिनका कार्यकाल 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक था, जो वास्तविक संस्थापक थे। भारतीयों को सेना में भर्ती करने का प्रथम कार्य उन्होंने किया। फिर सती प्रथा पे रोक लगाई, और फिर 1510 में गोवा पर अधिकार किया। और उसके बाद आते हैं निनो द कुन्हा साहब आते हैं, जो गोवा को राजधानी बनाते हैं 1534 में द्वीप पे, और 1539 में दमन पे अधिकार करते हैं। तो ये सारे हो गए जो पुर्तगाली गवर्नर को लेकर ये सारे फैक्ट्स हो गए। अब हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्या नहीं हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे।
तो ये हो गए 3 गवर्नर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पुर्तगालियों के पतन का कारण हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि पतन के क्या कारण। इससे भी क्वेश्चन 1-2 बन जाते हैं। तो आइए, क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं। पतन के कारण, पतन के कारण। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पतन के कारण में अन्य यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अन्य यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो अन्य यूरोपीय कंपनी का आगमन में हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाल का हमेशा संघर्ष होगा डचों से और अंग्रेजों से, जो पुर्तगाली शक्ति की नींव को हिला के रख देगा। खासकर डच, सबसे ज़्यादा इफेक्ट डच करेगा पुर्तगालियों को। तो डच हम जानते हैं कि डच 1595 में आते हैं, जो सबसे पहले क्या कहते हैं, मलक्का साइड में उन्होंने अधिकार करते हैं और पुर्तगाल को परेशान करते हैं। इंडोनेशिया जाते हैं, जहाँ से उन मसाले, खासकर उन मसालों में खास रुचि रहती है और वो खासकर पुर्तगाल को परेशान करेंगे। फिर अंग्रेज आते हैं, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आएंगे और देखिएगा कि भारत में ही 1612 में एक पुर्तगालियों से संघर्ष होगा, जिससे हम लोग स्वालिका युद्ध कहते हैं, जिसमें पुर्तगाल और अंग्रेज, जिसमें पुर्तगाल हार जाते हैं और जिससे खुश होकर जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने का निमंत्रण देंगे और 1615 में अंग्रेज की फैक्ट्री सूरत में लगेगी। ये देखा। और 1595 में ये आते हैं। फिर आप देखेंगे कि 1595 में आने के बाद सबसे पहले 1641 को मलक्का स्ट्रीट पर कब्जा करेगा। ये मलक्का पर कब्जा, सबसे पहले 1641 में डच मलक्का पे, पुर्तगालियों को हराकर मलक्का पे कब्जा करेंगे। फिर इसके 17 साल बाद 1658 में सिलोम, जिसको आज वर्तमान नाम श्रीलंका है, उस पर कब्जा करेगा और पुर्तगाली को हराकर वहां से भगा देगा। फिर इसके 5 साल बाद 63 में मालाबार तट पे डचों का अधिकार हो जाता है। मालाबार तट पर अधिकार। आप देखिएगा जितना पुर्तगाल को अंग्रेज परेशान नहीं करेंगे, उससे कहीं ज्यादा ये परेशान डच करते हैं। और यदि कहा जाए कि यदि पुर्तगाली शक्ति को कम करने का कार्य किसने सबसे अधिक किया, तो उसमें आंसर आएगा कि सबसे अधिक डचों ने किया। डच भाई साहब तो उनको इतना परेशान किया कि परेशान ही हो गए। तो ये हो गए 3 फैक्ट, और ये हो गए, यदि पुर्तगाली पतन का देखा जाए तो ये फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और खासकर ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट है। जिस पर इम्पोर्टेंट होगा मैं स्टार लगाते चला जाऊंगा। ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते रहेंगे और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये दोनों तो परेशान करते ही हैं,
और आप देखिए कहीं ना कहीं मराठा भी सुदृढ़ होते, उस समय सुदृढ़ थे। तो 1500 आई थिंक 1542 या 1642 में है, तो मैं बता दूंगा शायद 1642 आई थिंक 1642 1642 में मराठा भी पीछे नहीं रहते हैं और इनसे मराठा भी पीछे नहीं रहते हैं, इनसे सालसेट और बेसिन पुर्तगालियों के हाथ से छीन लेते हैं, ये हो गई पुर्तगालियों के पतन का एक कारण था। दूसरा कारण यह था कि नेतृत्व की कमी कहने का मतलब यह है कि आप देखिएगा कि अल्मीडा आए, अल्बुकर्क आए, नीनो दी कुन्ना आए, इसके बाद कोई ऐसा वायसराय गवर्नर नहीं था जो पुर्तगाली साम्राज्य या पुर्तगाली शक्ति को सुदृढ़ कर पाता। इस कारण ये भी कारण एक बनते हैं कि पुर्तगालियों का पतन का ये भी एक कारण है। तीसरा कारण यह है कि भ्रष्टाचार तो भाई सब जगह है, अभी भी है और उस समय भी था। तो भ्रष्टाचार का मतलब कि जो भी अधिकारी आते थे वो अधिक भ्रष्ट थे, रिश्वतखोर थे, पैसे अधिक लेते थे, और इस कारण लोगों में पुर्तगाली लोगों में मतलब रुपया लेने की इच्छा प्रबल होती गई और कार्य के प्रति दृष्टिकोण उनका कमजोर होता गया। कहने का मतलब यह है कि रुपया लेने में वो आगे थे लेकिन काम करने में वो पीछे थे। तो इस कारण भी माना जाता है कि पुर्तगाली शक्ति का पतन हुआ। चौथा कारण यह था कि विवाह नीति। हम लोगों ने देखा कि अल्बुकर्क ने पुर्तगाली लोगों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम थे उनमें असंतोष की भावना पैदा हो गई और वे पुर्तगालियों के विरुद्ध हो गए, जिसके कारण कहीं पर यदि पुर्तगाल का समर्थन करने की बात होती थी वहाँ पर वो लोग अपने आप को पीछे हटा लेते थे। तो ये एक विवाह नीति भी थी। तो ये 4 कारण मेन माना जाता है। पहला यूरोपीय कंपनी का आगमन, दूसरा नेतृत्व की कमी, तीसरा भ्रष्टाचार, चौथा विवाह। ये 4 कारण थे जो पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का कारण बना। चलिए आप लोग उसको नोट कीजिए। और भी कारण में हम लोग दे सकते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही कट्टरपंथी थे, वो अपने धर्म के प्रति ज़्यादा थे, ये भी एक कारण बनता है। आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान में थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। शायद ये 1639 है, 42 या 1639, ये दोनों में से किसी एक होगा। ऐसा आई थिंक 1639 ही होना चाहिए, 1639। तो आप लोग नोट कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं पुर्तगालियों की देन। पुर्तगालियों की देन पहले इसमें आता है जापान से व्यापार करने का प्रथम श्रेय पुर्तगाली को जाता है। इससे पहले जापान के लिए जो यात्रा होती थी उसके लिए मार्ग ये लोग नहीं खोज पाए थे। इस कारण भारत और जापान के बीच में समुद्री व्यापार नहीं हो पाता था, और जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने जापान का रास्ता खोजा और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई। दूसरा पॉइंट हो जाएगा गोथिक स्थापत्य कला
का भारत आगमन। गौथिक स्थापत्य कला क्या होता है कि जैसे हम लोग भारत में मंदिर देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, ये मस्जिद गोलाकार होती है, इस टाइप के मंदिर में ये क्या कहते हैं त्रिभुजाकार के बने होते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति में ऐसे घर बनाए जाते थे। लेकिन ये जब ये पुर्तगाल आए, हम लोग भारत में अभी कैसा देखते हैं घर, ये ऐसा रहता है, फ्लैट रहता है, फिर इसके ऊपर छत रहता है, फिर छत रहता है, ये पानी का टंकी हो गया, ये पानी का टंकी रहता है, ऐसे रहता है घर, ऐसे करती है, ऐसे रहता है, कंपार्ट बना हुआ रहता है घर, ऐसा ही घर रहता है भारत में जो वर्तमान में देखा जाता है। लेकिन आप लोग पहले घर देखे होइएगा, चाहे कहीं देखते होइएगा, ये घर का डिजाइन ऐसा होता था, ये घर का डिजाइन ऐसा होता था, ऐसे 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 करके घर ऐसे से घर बना होता था। ऐसे से घर बना होता था। जो इस टाइप के जो घर थे, इस टाइप के घर को हम लोग गोथिक शैली का घर बोलते थे, और इस कला को गोथिक स्थापत्य कला कहते हैं। और इसका यदि प्रमुख देन, गोथिक स्थापत्य कला का प्रमुख देन यदि मानते हैं तो हम लोग पुर्तगालियों को मानते हैं। तीसरा कुछ फल सब्जी जैसे जो भारत में उसमें पैदा नहीं होते थे, वो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। तो जैसे पूछ दिया जाता है कि आलू किसने लाया, पपीता किसने लाया, संतरा किसने लाया, लाल मिर्च किसने लाया, तो ये सब सारे जितने भी आइटम्स हमने बताया यह पुर्तगालियों की देन है। अनानास हो गया, ये सब है। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ फल का नाम जो मुख्य पुर्तगालियों का देन है। तो उसमें हो गया तंबाकू, लीची, संतरा, आलू, लाल मिर्च इत्यादि। या इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, या ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूँ, या इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, एम कोप्टा, या एम से हम लोग कह सकते हैं, या एम से हम लोग कह सकते हैं याद रखने के लिए मलाई कोफ्ता। तो चीज देखते हैं कैसे याद रखेंगे। एम से हो जाएगा मक्का, के से हो जाएगा काजू, ओ से हो जाएगा ऑरेंज संतरा, ये हो जाएंगे संतरा। पी से हो जाएंगे पपीता। टी से हो जाएंगे आलू, सॉरी टी से हो जाएंगे तंबाकू, सॉरी टी से हो जाएंगे तंबाकू, और ए से हो जाएंगे आलू। तो हम लोगों ने देखा कि जो पुर्तगालियों को मुख्य फल की देन थी उसमें हो जाएंगे मक्का, काजू, संतरा, पपीता, आलू, तंबाकू, लीची, लाल मिर्च, ये सब पुर्तगालियों की देन है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन है तो मैं बता रहा हूँ, आप उसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। जो एग्जाम में पूछा, एक हो जाएंगे मक्का, एक हो जाएंगे पपीता, एक हो जाएगा आलू, एक हो जाएगा तंबाकू, और एक हो जाएगा लाल मिर्च। ये 5 हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है कि आलू किसकी देन है, पपीता किसकी देन है, मक्का। इसके अलावा एक अनानारस, ये अनानारस भी पुर्तगालियों की देन है, पुर्तगालियों की देन है। तो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे आगे चौथा पॉइंट हम देखेंगे। इसमें यदि हम चौथा पॉइंट देखेंगे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस
की शुरुआत का श्रेय पुर्तगाली को जाता है। मतलब जो इससे पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस का जो शुरुआत, यदि हम माने, यदि कहा जाए कि अभी जो प्रिंटिंग प्रेस देख रहे हैं इसका वास्तविक श्रेय किसको जाता है, तो यह पुर्तगालियों को जाता है। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है जो आप लोग बताइएगा कि जब पुर्तगालियों ने यहाँ प्रिंटिंग प्रेस लाया तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर खोला गया था, मतलब भारत के किस स्थान पे प्रिंटिंग प्रेस खोला गया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा और हम देखेंगे कि किसने दिया, और अगले वीडियो में उनका नाम भी लेंगे। तो ये हो गया प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत। ये 4-5 पॉइंट हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए इनसे, मतलब इनकी क्या क्या देन थी, योगदान थी, इन्होंने, ये सब हो गए। तो आप लोग चलिए इसे नोट कीजिए, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यह तो VBI क्वेश्चन है, ये तो पूछेगा किसी हर 1-2 एग्जाम के बीच में यह क्वेश्चन, ये नहीं पूछेगा, लेकिन यह क्वेश्चन यदि हम पुर्तगाल से यदि कोई क्वेश्चन बनता है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक यही पूछा जाता है, प्रिंटिंग प्रेस से पूछा जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि क्या है इसमें। और आप देखिएगा कि 1542 में भी आएंगे, 1542 में सेंट फ्रांसिस जेवियर आएंगे अल्फांसो डिसूजा के कार्यकाल में, 1542 में आएंगे, ये सब भी दिखेंगे। 1542 में संत जेवियर किसी कार्यकाल में आएंगे, तो अल्फांसो डिसूजा के कार्यकाल में आएंगे, डिसूजा के कार्यकाल में आएंगे। और फिर इसमें भी आप आगे देखिएगा, शायद इसमें आगे आप देखिएगा कि कुछ अकबर का भी जिक्र है, तो अकबर मतलब अकबर कब गया, तो आई थिंक वो जो पुर्तगाल के कैब्रेल, हाँ शायद कैब्रेल कब गए, तो वो भी इसमें आप लोग देखिएगा कि 1500 शायद 89 ऐसी कुछ है, शायद 89 या 80, शायद 1580 में, हाँ 1580 में अकबर जाएंगे, जहाँ पे उनको पहली बार पुर्तगाली से मिलेंगे, 1580 में जाएंगे। और ये इम्पोर्टेंट है कि सेंट जेवियर किसके कार्यकाल में आए, तो वो हो गया अल्फांसो डिसूजा के कार्यकाल में आए। और अकबर कब मतलब कि पुर्तगाल के कैब्रेल गए, तो 1580 में गए, जहाँ पहली बार उन्होंने पुर्तगालियों से मिले। ये सब चीज़ है देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सब हो गए पॉइंट, और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई पॉइंट कोई छूटा है, शायद छूटा है। एक है कार्टेज काफिला। आप लोग समझ लीजिए, आप जनरली समझ, कुछ खास नहीं है कि कार्टेज काफिला क्या था, कि यह एक पुर्तगालियों की नीति थी जिसके अंतर्गत अन्य जो भारतीय, चाहे जो हिंद महासागर के जो अगल बगल के देश थे, तो एक परमिट लेते थे जिससे वो व्यापार करते थे, तो उसे कार्टेज काफिला भी कहते हैं, जिससे परमिट देते थे कि आप इस मार्ग से आप व्यापार कर सकते हैं। और इनके साथ साथ जो जहाज जाते थे, तो उनके साथ एक पुर्तगाली जहाज भी होती थी जिस वो निगरानी रखते थे और साथ साथ उसकी सुरक्षा भी करते थे। यहाँ तक कि जो उस समय मुगल शासक अकबर थे, उन्हें भी ये परमिट लेना पड़ता था। आप सोच सकते हैं कि उसमें भारत का शासक इतना मजबूत, लेकिन जल में
सागर में असहाय था, उसे भी देना पड़ता था। तो ये सब पॉइंट हो गए, और बाकी पॉइंट मुझे नहीं लग रहा कि कहीं छूट रहे हैं, कहीं छूट रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट यह है, ये क्वेश्चन जनरली पूछ ली जाती है कि भारत की आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय मतलब 1947 में कौन मतलब कि कौन गवर्नर या वायसराय थे, तो वो बोस्सा थे जो उस समय गवर्नर थे। और पुर्तगाल कब भारत में, सॉरी पुर्तगाल गोवा को कब सम्मिलित, गोवा हो गया, दमन दीव, ये सबको कब शामिल किया गया, तो ऑपरेशन विजय के द्वारा, सॉरी ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में भारत में पुर्तगाली क्षेत्र को 1961 में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ये सब पॉइंट है, और इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं पुर्तगाल से। तो ये हो गया पुर्तगाली साम्राज्य, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डच देखेंगे। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग बताएंगे ज़रूर कि कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो। यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं अपने यदि हम सोचें तो लगभग सारा पॉइंट्स मैंने कवर कर दिया है। कुछ पॉइंट्स लगते हैं, यदि लगेंगे कि छूटे हैं तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। और वैसे जनरली और सबसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, हाँ एक है, याद आया, एक आया कि एक है राजकुमारी कैथरीन, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में जो छूटेगा, जो कि आपको 1661 में राजकुमारी कैथरीन का शादी ब्रिटिश राजकुमार से होगा, और मुंबई दहेज में दी जाएगी, जहाँ पे 1968 में वो 10 पाउंड के, शायद 10 पाउंड के शुल्क पर वो दे दिया जाएगा, बम्बई दे दिया जाएगा, तो कंपनी को दे दिया जाएगा। एक ये पॉइंट है। तो लगभग तो पॉइंट हो गए, बाकी जो छूटेंगे मैं कल आप लोगों को बता दूंगा क्या छूट रहे हैं, क्या छूटे हैं। तो ये हो गई आपकी पुर्तगाल, लगभग समाप्त हो गई है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब करें, और यदि किसी प्रकार की क्वेश्चन आपके मन में आती है तो आप हमसे बेफिक्र होकर टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम पंचायत, आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं और अपनी समस्या को मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू, गुड नाइट।